नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा विहार में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का सेकंड चैप्टर या द्वितीय अध्याय भारतीय संविधान में अधिकार आपके लिए लेके आए हैं। इस अध्याय में हम समझने वाले हैं कि बतौर भारतीय नागरिक हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार प्राप्त हैं जिससे कि हम अपना एक बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, भारतीय संविधान में अधिकार। तो साथियों, इससे पहले हम अपना औपचारिक अध्याय शुरू करें तो हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो साथियों, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी नागरिक को अपना बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, कि उसकी उपस्थिति के बिना, उन अधिकारों के बिना कोई नागरिक अपना बेहतर जीवन नहीं जी पाएगा। मौलिक मतलब बेसिक, फंडामेंटल, बहुत ही जरूरी है, बुनियादी अधिकार है। तो इस अध्याय में सेकंड चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में, जिसमें हमें अपने मौलिक अधिकार को विस्तृत रूप से समझना है। चलते हम अपनी पाठ्य पुस्तक के ऊपर। संविधान हमें सिर्फ सरकार के विभिन्न अंगों और संरचनाओं के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि बेहतर संविधान साथियों वो संविधान होता है जो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है और जो सरकार होती है उसे निरंकुश बनने से, उसकी मनमानी करने से भी रोकता है। ये एक बेहतर और एक अच्छे संविधान की पहचान होती है। इसलिए तो हम भारतीय संविधान की या भारतीय संविधान का इतना सम्मान करते हैं। अध्याय को शुरू करने से पहले हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 केस स्टडी दी गई हैं, क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम ही है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। कि थ्योरी में हमारा संविधान कैसा है जो हमारी किताब में हमें दिख रहा है, और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा है। तो उसी को समझने के लिए 2 केस स्टडी दी है। एक तरीके से हम केस स्टडी को समझ सकते हैं, 2 कहानियां दी हैं वास्तविक घटना के आधार पर। तो पहली केस स्टडी को हम समझते हैं। 1982 में एशियाई खेलों के पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। जो 1982 में कुछ एशियाई खेल हो रहे थे, उसमें सरकार ने कुछ कार्य करवाना था, उसने कुछ ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियम का निर्माण करना था, और उसके लिए ठेकेदारों ने देश के अलग अलग भागों से बड़ी संख्या में मिस्त्री और मजदूरों को भर्ती किया। ठेकेदारों ने मिस्त्री और मजदूरों को भर्ती करा, लेकिन मजदूरों को दयनीय दशा में काम लिया गया। उनको बेहतर अच्छी दशा में काम नहीं करवाया गया, और सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम मजदूरी उन्हें प्रदान की गई। कि सरकार ने उस टाइम तय कर रखा था कि इस, यानी कि उदाहरण के लिए 100 रुपए से कम मजदूरी कोई कर नहीं सकता। उदाहरण के लिए उस टाइम का मुझे नहीं पता कितना रुपए तय था, लेकिन सरकार द्वारा जो तय था उससे कम ही पैसा मजदूरों को दिया गया। अब एक तरीके से ये क्या शो करता है कि मजदूरों के अधिकार का हनन हुआ। कौन से अधिकारों का हनन? तो समाज के जो वैज्ञानिक थे, सामाजिक वैज्ञानिक, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करी कि भाई, एशियाई खेलों के दौरान जो निर्माण कार्य किया गया था उसमें ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण हुआ। कौन सा? एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह उनसे काम करवाया गया, कि उन्हें पैसे कम दिए गए और जीवन की जो दशा थी वो खराब थी। न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और सरकार को तुरंत आदेश दिया कि वह उन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए जो भी उनका वेतन बनता था, तयशुदा जो भी मजदूरी बनती थी, वो दिलाए। इस उदाहरण में ये जो हमारा पूरा केस स्टडी था, इसमें साथियों हमने समझा कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों ने कुछ मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करी और उन्हें वो हक दिलाया जिसके वो हकदार थे। अभी सेकंड केस स्टडी में हम चलते हैं, केस स्टडी 2 में। ये तो पहली केस स्टडी में हमने देख लिया कि संविधान ने मदद करी। अब केस स्टडी 2 में चलते हैं। मचन लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया था तो वह 23 वर्ष का था।
मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया था वो 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मणिगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है, मतलब कि उस पर वार किया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मचल मानसिक तौर पर अस्वस्थ पाया गया, उसकी हालत ठीक नहीं थी। इसीलिए कैदी के रूप में तेजपुर के एक अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया साथियों। और उस पर बात यह करी गई कि जब वह स्वस्थ हो जाएगा तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। वो स्वस्थ भी हो गया। डॉक्टर ने अधिकारियों को 2 बार 1967 1967, 1996 1996 चिट्ठी भेजी और लालुंग के स्वस्थ होने का उनको बताया कि आप उन पे मुकदमा चला सकते हो भाई। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा और 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय उसकी उम्र थी 77 वर्ष, 77 ईयर्स। गिरफ्तार हुआ था वो 23 साल में, लेकिन जेल से निकला 77 वर्ष की उम्र में। जुर्म क्या था अब वो वास्तविक तौर पर यह भी नहीं पता कि जुर्म था या नहीं था, खाली उसने किसी को चोट पहुंचाई थी। इस प्रकार वह 54 वर्षों के लिए जेल की हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं करी गई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा एक नियुक्त टीम ने बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का मौका मिल पाया। लालुंग जो था उसका पूरा जीवन कैदी के रूप में बीत गया, जबकि सजा भी होती तो अगर 1 से 2 साल की होती, लेकिन उसे 54 वर्ष के लिए जेल में रहना पड़ा। तो ये स्थिति, ये जो कहानी है वो हमें बताती है कि किस प्रकार से संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते, बहुत ही कठिन होते, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये थे मौलिक अधिकार की 2 केस स्टडी, जिसमें समझाया गया कि हमारे मौलिक अधिकार सिद्धांत में कैसे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हैं, लेकिन है मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं, जानते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र कि जो भारतीय संविधान में अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं उसका इतिहास क्या है। पिछली 2 केस स्टडी या 2 कहानियों में हमें अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व का पता चलता है कि अधिकार होना भी आवश्यक है और उससे ज्यादा आवश्यक है साथियों कि उन्हें लागू किया जाए। इसलिए अधिकतर प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है। संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। पेपर में नॉर्मली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहेंगे कि लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को एक सूचीबद्ध किया जाता है। उस संरक्षित जो अधिकार होते हैं, जो सूचीबद्ध अधिकार होते हैं, उन्हीं को अधिकारों का घोषणा पत्र किया जाता है कि संविधान वो घोषणा कर रहा है। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। सरकार मनमानी नहीं कर सकती और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है कि अगर सरकार ने जानबूझकर या बाय मिस्टेक कुछ नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन किया है तो भारतीय संविधान के तहत हम वो अधिकार पा सकते हैं। फिलहाल अभी हम चलते हैं आगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कैसे आए। तो साथियों ये हमें भले ही संविधान बनने के बाद हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इसकी जो बुनियाद थी, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लाने की जो बुनियाद थी, वो स्वतंत्रता संग्राम आजादी की लड़ाई के दौरान ही रख दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू जी की समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई कि कुछ नागरिकों को
कि नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो संविधान में उनकी रक्षा हो। उन्होंने मांग उठाई कि अधिकार के घोषणा पत्र की। अतः स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद जब हम संविधान का निर्माण करेंगे तो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। यही कारण था कि जो आजादी के टाइम हमने जो वादे किए थे, जिसकी लड़ाई लड़ी थी, तो वो तय हो गया था कि भारतीय संविधान में हमें अधिकार मिलेंगे। अभी हम अपने अगले टॉपिक पर चलें तो उसमें हमें जानना है कि मौलिक अधिकार एवं अन्य अधिकारों में क्या भिन्नता है, कि मौलिक अधिकार क्या हैं और अन्य अधिकार क्या हैं। तो जानते हैं, मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से अलग होते हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए कानून का सहारा लिया जाता है, तो वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी सीधे हमारा संविधान करता है। कि एक तो सामान्य कानून हो गए और दूसरे हो गए मौलिक कानून। जैसे संपत्ति का अधिकार की अगर हम बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने के लिए, उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। वैसे ही काफी सारे कानून हम देख सकते हैं या अधिकार हम देख सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों की गारंटी सीधे हमारा संविधान देता है। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति है। इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है कि अगर सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो हम न्यायपालिका के पास या कोर्ट के पास जाकर उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और सरकार को रोक सकते हैं। साथ में मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है कि अगर मुझे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है साथियों, तो मैं ऐसा नहीं, मैं कहीं भी जाके घुस जाऊं, तेज वॉल्यूम में गाने बजाने लग जाऊं, रात को 12 बजे गलियों में घूमूं और शोर शराबा करूं। ऐसा अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकती है। मतलब कि साथियों, अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी के अधिकारों में समस्या पैदा ना करते हों, उन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार। और वही सही है। अगर सोचिए कि मैं अपने अधिकारों के चलते आपके अधिकारों का हनन करूंगा तो सही है क्या? नहीं। तो ऐसे हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। तो यह था साथियों मौलिक अधिकार व अन्य अधिकारों में भिन्नता। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर कि भारत का संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से। अभी हमने जान लिया कि मौलिक अधिकार क्या है, क्या महत्व है इनका। अब हम साथियों जानते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती। तो भारत के संविधान के तहत सबसे पहले भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है साथियों। कौन से भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है। तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, कि हम सभी समान हैं। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। विस्तृत रूप से हम समझेंगे इन सभी अधिकारों को। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले अधिकार समानता के अधिकार की तरफ। फिलहाल अभी हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर साथियों, जिसमें हम जानेंगे अपना समानता का अधिकार। तो साथियों समानता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णित है। देखिए साथियों, अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में यदि आप सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीएस आती है, यहाँ पे राजनीति विज्ञान, भारतीय संविधान पूछा जाता है, तब भी आपके लिए मददगार होने वाला है। साथ में आप अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि पाठ्य पुस्तक की अगर हम बात करें थोड़ा सा अनुच्छेद और पूरा डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि थोड़ा सा डिटेल हम आपको उपलब्ध करा पाएं, जिससे कि आप पूरा बारीकी से जानकारी हासिल कर पाएं, ये आपके लिए उपयोगी हो।
तो साथियों अब हम समझते हैं समता का अधिकार। तो समता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित वो अधिकार है जिसमें सरकार जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती। सरकार क्या, दूसरे लोग हमसे भेदभाव नहीं कर सकते। अगर वो हमसे भेदभाव कर रहे हैं तो हम न्यायालय में जाकर उस भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई दर्ज करवा सकते हैं। तो साथियों कौन कौन से भेदभाव? जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, नस्ल मतलब कि मेरी चमड़ी काली है, गोरी है, सांवली है, तो ऐसे हम भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे हम अपने भारतीय नॉर्थ ईस्ट के लोग कुछ गलत शब्दों से हम बुलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन करते हैं। अगर वो कंप्लेंट कर दें तो हमारे खिलाफ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, मूल वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई आप उस क्षेत्र से हैं तो हम आपसे भेदभाव कर रहे हैं, आप बिहार के क्षेत्र से हम आपको रोजगार नहीं दे रहे। जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। और सही मायने में साथियों समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है कि जो हजारों सालों से जो हमारे समाज में जो भेदभाव निहित था उसे खत्म करना बहुत आवश्यक था, और वो हो सकता है समानता के अधिकार से। और समानता के अधिकार से प्रत्येक नागरिक को सम्मान भी प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, गरिमा भी प्राप्त होती है कि भाई वो भारतीय नागरिक है। तो अभी हम समझते हैं अपने एक एक अनुच्छेद के अनुसार हमें कौन से अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 में हमें कानून और विधि के समक्ष समानता, कि जो हमारा भारतीय कानून है वो सभी व्यक्तियों के नजर में सभी व्यक्तियों के लिए एक बराबर स्थिति उपलब्ध कराता है। अमीर, गरीब, किसी भी जाति, किसी भी आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। नागरिक आपस में भी नहीं कर सकते और सरकार भी नहीं कर सकती। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, यानी कि रोजगार के अवसर में समानता। आप देखते हैं कि जो भारतीय नौकरियां निकलती हैं, आपके राज्य में नौकरियां निकलती हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो नौकरियां निकलती हैं उसमें नागरिकों के साथ जन्म, जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे कि रमन जी आप तो ये गलत बोल रहे हैं कि आरक्षण एक तरीके से भेदभाव ही तो है कि एससी कैटेगरी के लोगों को, एसटी कैटेगरी के लोगों को कम नंबर प्राप्त होने पर भी जॉब मिल जाती है। आप कह सकते हैं, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी अगली स्लाइड में। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि सरकार रोजगार के मामले में भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत घोषित करता है। जो पहले हमारे समाज में चला आ रहा था कि भाई आप नीची जाति के व्यक्ति हो, हम आपके खाना नहीं खाएंगे, या फिर आपने इसे छू लिया तो हम इसे नहीं छुएंगे। तो ये जो छुआछूत है इसका अंत हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकार के तहत प्राप्त होता है कि हमारे से कोई छुआछूत नहीं कर सकता। अगर कोई छुआछूत कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। साथ में अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है कि किस प्रकार से जो हमें उपाधियां, टाइटल्स प्राप्त हैं कि हम भाई जमींदार हैं, ये हैं, वो हैं, तो इन सब का अंत करता है। राष्ट्रपति और सैनिक उपाधियों की हम बात नहीं कर सकते। जैसे भारत रत्न उपाधि है, पद्म विभूषण उपाधि है, तो हम इस पर बात नहीं कर सकते। ये तो संवैधानिक उपाधियां हैं। फिलहाल साथियों अभी हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, जिसमें हमें जानना है कि अनुच्छेद 16 में हमने बात करी थी कि सरकार रोजगार के अवसर में समानता अपनाए, लेकिन कुछ जाति विशेष को या फिर लिंग को छूट क्यों प्रदान करती है। तो साथियों दरअसल अनुच्छेद 16(4) में हमें लिखा है कि जब समाज में गहरी और अनेक सामाजिक विषमताएं होती हैं, बहुत ज्यादा विषमताएं हो गई, अमीरी और गरीबी की खाई बहुत बढ़ गई,
कि अमीर और अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। तो ऐसी स्थिति में संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए योजनाएं व निर्णय ले सकती है, कि उनको आगे लाने के लिए सरकार निर्णय ले सकती है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में नगर निगम के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है, और साथ साथ में सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC के आधार पर आरक्षण प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इनके साथ अतीत के दौरान गलत हुआ है और हम इनको आगे लाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। फिलहाल साथियों अभी हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड जो है वो हमारे द्वितीय मौलिक अधिकार के बारे में है, यानी सेकंड मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब आजादी का अधिकार, कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। बोलने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी। तो साथियों जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे अनुच्छेद 19 से, मैं इसे हाईलाइट करता हूं, हमारे अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में मौजूद है। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार या आजादी का अधिकार। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, कि भाई हमने स्वतंत्रता दे दी लेकिन आपको समानता नहीं दी। अगर हमने समानता दे दी आपको स्वतंत्रता नहीं दी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो इसलिए उदाहरण के साथ अब हम समझते हैं कि मैंने बोला कि आप सभी समान हैं, आप सभी समान हैं, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी लिंग से आप ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन आपको आजादी नहीं है कहीं भी जाने की, कुछ भी बोलने की। तो आप समानता का क्या अचार डालेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि समता और स्वतंत्रता जो अधिकार हैं वो प्रत्येक मौलिक अधिकार में हो, और वो लोकतंत्र में सही मायने में जान डालते हैं ये दोनों अधिकार। डिटेल में भी हम समझते हैं। स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। कि आजादी है क्या? मैंने आपको बताया कि भाई आजादी ये है, स्वतंत्रता का अधिकार ये है, और कानून आपको दे रहा है। क्या ये आजादी है? नहीं साथियों। आजादी वह है जो किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को नुकसान नहीं पहुंचाती और जो कानून व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाती। आप अपनी अपनी आजादी का मजा लीजिए। अभी आप बोलेंगे कि भाई ये आजादी पे अपने कानूनी प्रतिबंध लगा दिया, दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए, तो भाई हम कैसे मजा लें? साथियों मजा तो वही है कि हमारे पड़ोसी भी सुखी रहें, हमारे दोस्त भी सुखी रहें और हम भी सुखी रहें। खुश रहिए। अब आप सोचिए कि अगर आप गुलाम होते और दूसरे देश के लोग आप पर शासन करते और आपको कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं होती, तो आप सोचिए क्या स्थिति होती। तो ये थोड़ा सा हम इस परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। तो साथियों अनुच्छेद 19 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें कई प्रकार की आजादी हमें मिलती है। रटना नहीं है साथियों, ये मैंने आपको बस इसलिए दिया है कि आप डिटेल से जान पाएं। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है कक्षा 11 के, लेकिन आगे की परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। फिलहाल अभी हम समझ लेते हैं कि आप ये रटने मत बैठ जाना कि अनुच्छेद 19A में बोलने की आजादी, अनुच्छेद B में शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्रित करने की संगठन की आजादी। भाई ये रटने मत बैठ जाना, बस आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो तात्पर्य है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। कितने प्रकार की साथियों? 7 प्रकार की। तो पहली जो है वो है बोलने की आजादी, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया की स्वतंत्रता, जो अखबार की स्वतंत्रता है, वो इसी के तहत हमें मिलती है। हालांकि आजकल तो अखबार स्वतंत्र नहीं गुलाम है। क्यों? क्योंकि वो सरकार की लोलुपता को छापते हैं।
सच नहीं छापते। खैर मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा पढ़ गया लेकिन अब ठीक है। तो बोलने की आजादी आपको हमारा संविधान का अनुच्छेद 19A देता है, लेकिन इसमें भी यह है कि आप अपने देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते, अपने देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते। और दूसरा अधिकार है शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, कि आप कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, यह आपको स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई संगठन बना सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। संगठन मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं आरएसएस चल रहा है, दुनिया भर के संस्थाएं चल रही हैं, तो वो संगठन बने हुए हैं। देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता, आप किसी भी भाग में कहीं भी आप जा सकते हैं। देश में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। हालांकि पहले ये अनुच्छेद 370 के वजह से संविधान में जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन धारा 370 हट गई, तो आप देश के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं और वहां पे बस सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार आपके पास है, लेकिन जो संविधान में 44वां बदलाव किया गया था 1978 में, और इसे हटा दिया गया कि संपत्ति का अधिकार आपके पास एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, या कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, कोई भी जीविका आप चला सकते हैं, लेकिन वही बात कि वो नैतिक हो, अनैतिक ना हो। मतलब कि कोई गैर कानूनी धंधा ना हो। समझ रहे हैं आप? कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं भाई मैं माफिया बन जाऊं या तस्कर बन जाऊं, किसी भी जंगल में जाके जंगल की जड़ी बूटियों का तस्कर बन जाऊं, जानवरों को तस्कर बन जाऊं, नहीं, वो खिलाफ है कानून व्यवस्था के। फिलहाल अभी हम चलते अपनी अगली स्लाइड पर। तो साथियों, अनुच्छेद 20 हमें क्या प्रदान करता है? अनुच्छेद हमने 19 समझ लिया, अनुच्छेद 20 हमें करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है कि यदि किसी ने अपराध कर दिया है तो उस संबंध में संरक्षण कुछ प्राप्त है। क्या? एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, और साथ में अपराध के तहत प्रचलित कानून के तहत ही सजा मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपराध किसी ने कर दिया और आज उसको उम्र कैद है, और सरकार 1 महीने बाद उस उम्र कैद को हटा के फांसी कर दे, तो वो फांसी नहीं, उसे उम्र कैद मिलेगी। और साथ में किसी को भी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कि कोई गिरफ्तार हो जाए तो पुलिस उसको ये नहीं बोल सकती कि आप खुद के खिलाफ गवाही दीजिए। अनुच्छेद 21 आपको स्वतंत्रता देता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मेरे को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है साथियों। और कैसा अधिकार? स्वतंत्रता पूर्वक, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21A में बताया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। क्यों? क्योंकि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे यदि किसी काम काज में लग जाएंगे तो वो सम्मान पूर्वक अपना बेहतर जीवन नहीं जी पाएंगे। तो ये क्या है? अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य मैंडेटरी शिक्षा उपलब्ध कराएगी। कौन? सरकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। फर्ज कीजिए, सोचिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, अब वो बोलता है कि मैं बेगुनाह हूं, पुलिस अपनी मनमानी करती है, तो उस व्यक्ति के पास ये मौलिक अधिकार है कि हिरासत का वो कारण जान सके, आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। साथ में 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाए, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, जिससे कि
उस पुलिस उसकी गवाही दे सके, उसकी सुन सके, कारण बता सके। अगर वो बेगुनाह है तो उसे छोड़ा जा सके। और पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी उस गिरफ्तार या फिर अपराधी माने जाने वाले अपराधी को अधिकार प्राप्त है। लेकिन इस पर कुछ सीमाएं साथियों, अभी हम आगे थोड़ा सा इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। उसे कहते हैं निवारक नजरबंदी। आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा, तो कई आतंकवादियों को जब उनके अगेंस्ट कुछ गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, तो तब भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। क्यों, कैसे? वो कानून है निवारक नजरबंदी, कि भाई नजरबंद कर दिए गए हो आप। तो साथियों एक बार हम समझते हैं, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार करना है। निवारक निरोध, निरोध मतलब रोकना, कि इस कानून निवारक नजरबंदी या निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी को अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर देना है। मुझे शक है इस व्यक्ति पर और मैं इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा हूं कि कहीं ये दूसरा कांड ना कर दे। निवारक निरोध का मकसद व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। ये लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कारणों से होता है। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, उस पर शक है, तो सरकार या कानून, पुलिस है, आर्मी है, उसे निवारक नजरबंद कर सकती है। सरकार 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, कि 3 महीने तक उसे बंद कर सकती है। यदि ज्यादा करना हो तो सलाह बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। तो साथियों ये तो हमारा मौलिक अधिकार का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने मौलिक अधिकार की उपयोगिता को समझा कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसमें हमने समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को बहुत ही डिटेल से हमने उसे समझा है, जाना है। फिलहाल हम सेकंड पार्ट में पूरा अध्याय कंप्लीट कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही है। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। अपने साथियों के साथ शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।